सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इंडिया नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। और इस टॉपिक को कवर करने का हमारा अप्रोच भी होगा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। अगर एग्जाम्स में आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ लिखना भी हो तो आप कैसे लिखेंगे, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने जा रही है, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक की इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो पहले देखते हैं कि इंडिया का नेपाल के साथ काफी ज्यादा ही अच्छा रिलेशन रहा है। कि आप अगर कोई इंडियन नेपाल जा रहा है तो उसे इवन वीजा पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। नेपालीज भी फ्रीली आके बिजनेस करते हैं इंडिया में। मतलब इवन ऐसा सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि आप अगर नेपाल जाके आए हैं तो लोग मानते नहीं है कि आप विदेश से आए हुए हो या किसी फॉरेन कंट्री से आए हुए हो। तो इतने अच्छे रिलेशंस के बावजूद भी अभी क्या वजह है कि नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर और किसी भी तरीके का आप अगर सोशल मीडिया या न्यूज कवर करते हो, आप देखते हो, तो आप समझ जाओगे कि कुछ ना कुछ तो वजह चल रही है। क्योंकि अभी रिसेंट एग्जांपल्स लेना कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो हैं, उनका एक बयान आया था कि नेपाल में जो कोरोना वायरस इंडिया के थ्रू आ रहा है वो ज्यादा लिथल है कंपेयरिंग टू अमेरिका, इटली या चाइना के वुहान वाले कोरोना वायरस से ज्यादा। जबकि इंडिया ने 23 टन मेडिकल एसेंशियल से नेपाल को सपोर्ट किया है, और सपोर्ट इन्हें गिफ्ट किया है, उसके बदले इंडिया पैसे भी नहीं ले रहा है। तो इन सब के बावजूद भी अभी एक और रिसेंट इंसिडेंट देखेंगे कि नेपाल ने एक नया मैप जारी कर दिया है जिसमें एक ट्रायंगुलर शेप का इंडिया का एक पार्ट को अपने टेरिटरी में दिखाया है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि इन सब के पीछे की वजहें क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, हम कुछ करंट के इंसिडेंट के थ्रू जानते हैं कि ये डिस्प्यूट बढ़ क्यों रहा है, क्यों ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। तो अभी सबसे रिसेंट मुद्दा यह है कि इंडिया के एक ऑर्गेनाइजेशन है BRO, जिसने धारचूला और लिपुलेख इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक 80 किलोमीटर की रोड बनाई है। तो नेपाल ने इसके लिए अपोज किया है कि ये नहीं, आप ये रोड नहीं बना सकते। इसके बाद आपने देखा होगा कि नेपाल में काफी कुछ लोग प्ले कार्ड्स लेके खड़े हुए थे कि इंडिया प्लीज रेस्पेक्ट नेपाल सोवरेनिटी। तो वो इस इंसिडेंट के बाद से शुरू हुआ था कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जाके इस रोड का इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद से नेपाल का प्रोटेस्ट जारी है। तो एक वजह ये है। दूसरी वजह हम देखें तो नेपाल में जो अभी सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, चाइना में भी, चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मिलती है। और नेपाल इस वजह से चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है थोड़ा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और ये कहीं किसी हद तक सच्चाई भी है कि चाइना से बहुत सपोर्ट मिल रहा है नेपाल को इस टाइम इन सारे मुद्दों पे। और थोड़ा और पीछे जाए तो एक और इंसिडेंट आता है 2015 का, नेपाल ब्लॉकेड। तो इन सारे वजहों के वजह से नेपाल और इंडिया के बीच के रिश्ते काफी ज्यादा, उनके बीच दरार पड़े हैं। तो हम पहले की बात करें तो BRO ने अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि धारचूला और लिपुलेख को कनेक्ट करते हुए 80 किलोमीटर का एक रोड बनाया। वजह ये बताया कि अब मानसरोवर की यात्रा काफी छोटी हो जाएगी और आसान हो जाएगी, क्योंकि पहले मानसरोवर की यात्रा होती थी सिक्किम के थ्रू होते हुए, क्रॉस करते हुए पूरी काफी लंबी चढ़ाई होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि लिपुलेख पास के थ्रू ये मानसरोवर की यात्रा काफी छोटी हो जाएगी, जो कि आगे हम मैप में भी देखेंगे। और दूसरा वजह है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट है, वो ऑन पेपर्स पे तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ही, तो इस वजह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मिलती है और वो नेपाल अभी चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। और 2015 के नेपाल ब्लॉकेड की बात करें तो उस टाइम पे मधेशियों का एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो नेपाल में है, उन्होंने काफी ज्यादा रिवोल्ट कर दिया था नेपाल के अगेंस्ट। तो उस टाइम के बॉर्डर रीजन में जो भी है, यूपी बिहार के बॉर्डर रीजन के बीच में काफी ज्यादा इंसर्जेंसी बढ़ गई थी। तो इस वजह से इंडिया ने ब्लॉकेड लगा दिया था नेपाल पे। तो उस टाइम नेपाल की इकोनॉमी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तो इस वजह से भी नेपाल और इंडिया के रिश्ते कुछ हद तक उनके बीच में दरार पड़ा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, और ये काफी हद तक सही भी है। तो अब आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं बॉर्डर डिस्प्यूट की, तो इसको डिटेल्स में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो लगभग 200-220 साल पीछे चलते हैं। उस टाइम क्या हुआ करता था कि नेपाल काफी छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। तो लेट 1790s में
लेट 1790s में नेपाल के इन्हीं किसी प्रांतों में से एक के राजा हुए पृथ्वी नारायण सिंह। तो इन्हीं किसी छोटे छोटे प्रांतों में से किसी एक प्रांत के राजा हुए पृथ्वी नारायण सिंह। तो इन्होंने इन सारे प्रांतों के यूनिफिकेशन का क्रेडिट इन्हीं को दिया जाता है क्योंकि इन्होंने इस सारे प्रांत को मिला के पूरा एक इंटीग्रेटेड स्टेट बनाया जिसका नाम नेपाल पड़ा। और नेपाल पहले यहाँ पे जो एक नेपाल का भी कैपिटल है काठमांडू, उसके पहले तक सिर्फ काठमांडू को ही नेपाल बोला जाता था, पर इन्होंने यूनिफाई करके नेपाल के कैपिटल को शिफ्ट किया काठमांडू और इस पूरे स्टेट का नाम रखा नेपाल। तो उस टाइम तक क्या हुआ था कि ये गोरखास जो थे, गोरखा किंगडम के ये राजा थे, तो गोरखास जो थे उस टाइम तक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। तो उन्होंने इसे इंटीग्रेट करने के अलावा इसका एक्सपेंशन भी किया। तो गोरखास काफी योद्धा तो होते ही हैं, तो उन्होंने अपने युद्ध का कौशल दिखा के काफी सारे स्टेट्स को और ज्यादा इन सारे जगहों को और इधर भी इन सारे जगहों को, इन सारे एरियाज में एक्सपेंशन किया नेपाल का। तो ये जब इन्होंने ये एक्सपेंशन किया नेपाल का, तो उस टाइम क्या हुआ कि अंग्रेजों की नज़र में ये चढ़ने लगे, क्योंकि ये कुमाऊं रीजन, गढ़वाल रीजन, यूपी बिहार का कुछ ये बॉर्डर रिलेटेड हिस्सा और इधर सिक्किम वाला पार्ट सब नेपाल ने एक्सपेंड कर लिया और अपने टेरिटरी में मिला लिया। तो फिर अंग्रेजों की नज़र इस पे पड़ी। उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था भारत में। तो उस टाइम क्या हुआ कि अंग्रेजों की इस पे नज़र पड़ी और अंग्रेजों ने नेपाल पे हमला कर दिया। तो उस वॉर को बोलते हैं हम लोग एंग्लो नेपाल वॉर, जो कि 1814 से 1816 तक चला था। तो इस एंग्लो नेपाल वॉर में नेपाल को इन सारे जगहों से पीछे हटना पड़ा, इधर से भी पीछे हटना पड़ा। तो एंग्लो नेपाल वॉर हुई और योद्धा होने के बावजूद भी जो गोरखे सैनिक थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद क्या हुआ था कि इन्हें अब इन सारे एरियाज से पीछे हटना पड़ा था और एक ट्रीटी साइन हुई थी नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ट्रीटी को बोलते हैं सुगौली ट्रीटी। वैसे तो ये ट्रीटी ड्राफ्टेड हो गई थी दिसंबर 1815 में, पर इसे साइन किया गया था दो पार्टियों द्वारा। इस पे साइन हुए थे 1816 में मार्च में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये ड्राफ्टेड हुआ था 1815 में और साइंड हुआ था मार्च 1816 में। तो सुगौली की ट्रीटी, सुगौली एक बिहार का एक रीजन पड़ता है, बिहार में एक जगह है सुगौली, वहीं पर ट्रीटी साइन हुई थी। तो इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ कि नेपाल को इन सारे जगहों पर, जहां तक उसने एक्सपेंड किया था, इन सारे जगहों पर नेपाल को पीछे हटना था। तो नेपाल की बाउंड्री तय की गई, वेस्टर्न बाउंड्री को महाकाली रिवर, यहाँ से एक महाकाली रिवर जिसको काली रिवर या शारदा नदी भी बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग नेपाल की ये वाली बाउंड्री होगी और इधर वाली बाउंड्री होगी मैची रिवर के अकॉर्डिंग। तो इंडिया और नेपाल की जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है वो ये दो नदियां बनाती है, इस तरफ महाकाली रिवर और इस तरफ मैची रिवर। मैची रिवर ये इस तरफ की बाउंड्री बनाती है। तो नेपाल की बाउंड्री यहां शिफ्ट हो गई। तो तब से नेपाल और इंडिया के बीच में ये डिसाइड होने के बाद, तो उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि जब ये बाउंड्री डिसाइड हो गई, इंडिया भी इसे मानता है, नेपाल भी इसे मानता है, पर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है इसे देखने के लिए हम लोग और डिटेल में जाएंगे। थोड़ा मैप को और मैं अच्छा बना देता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर हम मैप को डिटेल में देखें तो आप देखेंगे कि इंडिया, नेपाल और चाइना के इस बॉर्डर पे यहाँ पे एक पास है, वो है लिपुलेख। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने इसी को कनेक्ट करने के लिए एक रोड बनाया था 80 किलोमीटर का। और बात आती है कि जब हम महाकाली रिवर की बात करते हैं तो महाकाली रिवर की दो स्ट्रीम्स आती है। एक आती है लिम्पियाधुरा, जो कि उत्तराखंड का एक जगह है, वहां से लिम्पियाधुरा पास से, और एक स्ट्रीम आती है लिपुलेख के पास से। तो ये दो स्ट्रीम आती है और वो एक जगह गुंजी है, वहां पे मिलती है, और उसके बाद ये नदी नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ चलते रहती है। तो बात यह है कि अब प्रॉब्लम इश्यूज आ कहाँ रहे हैं, तो नेपाल बोलता है कि जो हमारी बाउंड्री डिसाइड करेगी वो लिम्पियाधुरा से आने वाली स्ट्रीम के थ्रू डिसाइड होगी, और इंडिया कहता है कि नहीं, जो हमारी बाउंड्री होगी वो लिपुलेख पास के पास से आने वाली स्ट्रीम के थ्रू होगी।
तो डिस्प्यूट इन्हीं दो स्ट्रीम्स के वजह से चल रहा है और डिस्प्यूट इन्हीं रीजन्स पे चल रहा है। ये लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और इस पूरे रीजन को, जिसे मैं शेड कर रहा हूं, ये इस पूरे रीजन को काला पानी रीजन बोलते हैं। तो इन्हीं तीनों, यही ट्रायंगुलर शेप है जो आपने अभी नेपाल के मैप में देखा होगा, जो उन्होंने नए मैप्स इशू किए हैं, उस मैप्स में आप देखेंगे कि इसी रीजन को नेपाल ने एक्स्ट्रा दिखाया। ये लिम्पियाधुरा वाली स्ट्रीम के थ्रू और ये लिपुलेख से आने वाली स्ट्रीम के थ्रू, और इससे एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया बनता है जो लगभग 400 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर जगह के लिए एक डिस्प्यूट चल रही है नेपाल और इंडिया के बीच में। तो अगर हम देखें कि ये लिपुलेख इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि ये एक तो मानसरोवर लेक जो यहाँ पे लगभग, आप अगर मैप में डिटेल में आपको दिख रहा होगा कि ये मानसरोवर लेक है यहाँ पे, तो लिपुलेख के थ्रू अगर इंडिया के जो मानसरोवर यात्रा करने वाले लोग हैं, अगर इस एरिया के थ्रू जाते हैं, तो वो यहाँ से पहले मानसरोवर की यात्रा इधर कुछ सिक्किम के पास से, नाथुला पास के पास से होती थी, यहाँ पे नाथुला पास कुछ समथिंग है, तो यहाँ से जब यात्रा होती थी तो काफ़ी लंबी यात्रा होती थी, या नेपाल के थ्रू होती थी तो काफ़ी लंबी यात्रा होती थी। पर अब क्या होगा कि इस रोड के बनने से यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी और लोग जल्दी से पहुँच पाएंगे, ट्रैक का डेज भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मानसरोवर पड़ता है इस पर्सपेक्टिव से। और दूसरा, चाइना पे नज़र रखने के लिए, आप जानते रहते हैं आए दिन चाइना के साथ हमारे बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो चाइना पे नज़र रखने के लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इंडिया के लिए, ये लिपुलेख पास। तो इस वजह से लिपुलेख पास इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले लिपुलेख पास पे इंडिया की कोई आर्मी नहीं होती थी। साइनो इंडियन वॉर, जब 1962 में चाइना के साथ इंडिया की एक वॉर हुई थी, उसके बाद से इंडिया ने यहाँ आर्मी डिप्लॉय किया, और उसके बाद से नेपाल और इंडिया के बीच में, नेपाल कभी कभी प्रोटेस्ट करते रहता है इस बात को लेके, अपना अपोज करते रहता है कि ये एरिया उनका है, जबकि इंडिया क्लेम करता है कि ये एरिया हमारा है, और अब भी ये एरिया इंडिया के अंडर आता है, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी पूरी इंडिया नेपाल बॉर्डर की जो पूरी डिस्प्यूट है, वो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे ज़रूरी है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आपके वनडे एग्जाम्स में इस टॉपिक से डायरेक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, और क्वेश्चंस बनने वाले पार्ट जो है हम उसके बारे में देख लें। तो अभी इस डिस्प्यूट के वजह से जो एक रिवर है, महाकाली रिवर, जो काफी चर्चा में आ गई, तो अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे वनडे एग्जाम्स के, तो आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ सकते हैं कि महाकाली रिवर के बारे में कोई चीज पूछ दें, वो जैसे पूछ दें कि महाकाली रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो आप बताएंगे कि वो घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। घाघरा रिवर से जाके मिलती है महाकाली रिवर, घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर महाकाली रिवर पे कोई डैम है या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसे कोई डैम या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट महाकाली रिवर पे हैं, तो बिल्कुल है। इंडिया और नेपाल के बीच एक और ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको बोलते हैं महाकाली ट्रीटी। जो फरवरी 1996 में साइन हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच। इस ट्रीटी का एक सेंट्रल प्रोग्राम है, एक मेन प्रोग्राम है, जिसको बोलते हैं पंचेश्वर पावर प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, या फिर पंचेश्वर ऐसे। या तो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये पंचेश्वर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो महाकाली रिवर के ऊपर बनाया गया है। इसके थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना और इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है, तो हज़ारों हेक्टेयर्स के भूमि की सिंचाई के लिए ये पोटेंशियल रखता है, और लगभग 6000 मेगावाट
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का भी पोटेंशियल रखता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर महाकाली रिवर की बात करें तो उस पर पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया नेपाल के महाकाली ट्रीटी के अंदर आता है। और एक और प्रोजेक्ट है वो है टनकपुर डैम प्रोजेक्ट। तो उत्तराखंड के शायद चंपावत जिले में एक कस्बा पड़ता है टनकपुर, वहां पे भी एक डैम बनाया गया है जिसका मोटिव है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो ये दोनों, ये पंचेश्वर पीएमपी, जिसको शॉर्ट में पीएमपी भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और टनकपुर डैम प्रोजेक्ट, ये दोनों इस इंडिया नेपाल महाकाली ट्रीटी के अंदर आते हैं जो कि फरवरी 1996 में इंडिया और नेपाल के बीच साइन हुई थी। तो उसके अंदर ये दोनों प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपसे इस बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और जिन बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं तो एक और रिवर है जो इंडिया और नेपाल के नेचुरल बॉर्डर को डिसाइड करते हैं, वो मैची रिवर। मैची रिवर के बारे में भी थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। तो मैची रिवर जो मिलती है वो आगे जाके, मैची रिवर ट्रिब्यूटरी है महानंदा नदी की। और हम आगे बात करें तो एक चीज और ज्यादा हाईलाइट हुए, बीआरओ। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर एरियाज में इंडिया के बॉर्डर एरियाज में रोड को बनाने का काम करता है। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1960 में, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली। और अभी बीआरओ की जो बजट आती है वो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर से नहीं आती है बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर से आती है। तो बीआरओ आर्मी के साथ कोलैबोरेशन करके काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। इसका मेन मोटिव है कि बॉर्डर एरियाज में रोड बनाना, तो आर्मी के साथ मिलकर काम करता है। और बेशक इसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो भी एक 3 रैंक स्टार के ऑफिसर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। अगर आपने हमारे ऑफिसर्स के रैंक्स के बारे में वीडियो नहीं देखी तो हमने एक और वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख लीजिएगा। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1960 में, और इसका जो डीजी होता है डायरेक्टर जनरल, वो एक 3 स्टार रैंक का लेफ्टिनेंट जनरल होता है। अभी शायद इसके डायरेक्टर जनरल है हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो अब बात करें, बीआरओ की भी बात हमने कर ली। अब आगे बात करते हैं कि इंडिया और नेपाल के अच्छे रिलेशंस क्यों ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, नेपाल एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब होता है कि किसी भी 2 बड़े शक्तिशाली देशों के बीच में एक छोटा देश होता है जो कि उन दोनों के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाता है। कि अगर नेपाल ऐसे बफर स्टेट का रोल प्ले करता है तो नेपाल इंडिया और चाइना दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है, नेपाल और भूटान जैसे छोटे छोटे देश। तो नेपाल और इंडिया को हमेशा अपने रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि बेशक हमारे पड़ोसी से हमारे रिश्ते अच्छे ही होने चाहिए। और बात है कि नेपाल और इंडिया को बैठ के आपस में बातचीत करके ये बातें सुलझानी चाहिए, क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। मतलब लोगों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि लोग बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहते हैं और इन सब के बारे में। और नेपाल को भी समझना चाहिए कि चाइना की जो डेब्ट पॉलिसी है कि वो किसी को कर्ज में डाल के उसे इतने कर्ज में डुबा देता है, और जब वो देश कर्ज वापस करने के लायक नहीं होता है तो चाइना उसे कहता है कि तुम मेरे लिए काम करने लगो। तो इससे अच्छा है कि नेपाल को इन सब मैटर में समझना चाहिए और इंडिया को भी समझना चाहिए कि इस जो भी डिस्प्यूट है इसको बातचीत के तरीके से सुलझाया जा सके। तो आप बिल्कुल, अगर आपको किसी एग्जाम्स में इस डिस्प्यूट के बारे में लिखने आता है तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। और वनडे एग्जाम्स के लिए जो हमने बात करी, ये हमारा वीडियो ही एग्जाम ओरिएंटेड था, तो हमने उस बारे में भी बात करी। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.